अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप कंपैटिबिलिटी की बात की। डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सुपर क्लास आर कंपैटिबल विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सब क्लास, यानी जो हमारी बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है उसकी ऑब्जेक्ट्स और जो उसकी डिराइव क्लासेस हैं उसके ऑब्जेक्ट्स कंपैटिबल हैं। यानी अगर हम लेफ्ट साइड के ऊपर एक पेरेंट या बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और राइट साइड पे हम एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करवाएं तो ये लीगल कंसीडर होता है और ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सब क्लास आर नॉट कंपैटिबल विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सुपर क्लास, कि हम इसका उल्ट नहीं कर सकते। ये क्या, यानी हम यहाँ पे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट रखें और यहाँ पर हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम असाइन करवाएं तो वो इलीगल माना जाता है, कंपाइलर एरर देता है। इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से है कि हमने एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है और हम उसको असाइन करवा रहे हैं एक पेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो कि उससे उसकी सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। फिर हमने एक एग्जांपल की मदद से इनहेरिटेंस हायरार्की इस्टेब्लिश की। ये एक पेट की क्लास थी जिसके अंदर हमने एक फंक्शन रन वाला रखा जिसके अंदर ये मैसेज प्रिंट हो रहा था आई एम रनिंग, और साथ में एक नेम जो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास कर रहे थे वो प्रिंट हो रहा है। इस पेट की क्लास से हमने फर्दर एक और कैट की क्लास जो है वो इनहेरिट की, पब्लिकली इनहेरिट की, और उसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद था और साथ में हमने एक मेक साउंड वाला मेथड जो है वो उसके अंदर उसका इजाफा कर दिया। फिर इसी तरह हमने इस कैट वाली क्लास से एक और नई क्लास बनाई पर्शियन, और उसको हमने पब्लिकली इनहेरिट कर लिया इस कैट की क्लास से। अब उसके इनसाइड ऊपर वाली दोनों क्लासेस की फंक्शनैलिटी मौजूद है। मेन के अंदर आके हमने एक बेस क्लास का पॉइंटर लिया और एक इस जो डीप डाउन हमारी डिराइव क्लास है पर्शियन, यानी ये वाली, इसका एक हमने पॉइंटर ले लिया। अब हमने इस पर्शियन वाले पॉइंटर के अंदर एक डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्शियन क्लास का और उसको असाइन कर दिया इस बेस क्लास के पॉइंटर को। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि लीगल है कि अगर असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट या पॉइंटर है तो हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट या पॉइंटर जो है वो असाइन करवा सकते हैं। फिर हमने ये जो डिराइव क्लास है ए पर्शियन, उससे मेक साउंड का मेथड कॉल किया। तो ए पर्शियन के अंदर आप इनसाइड देखें तो हमारे पास इनहेरिटेंस के नतीजे में यही कैट वाला मेक साउंड जो है वो आ चुका होगा, तो हमारे पास वो वाला मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हम इस ए पैट यानी बेस क्लास से अगर हम इस मेथड को एग्जीक्यूट कराना चाहें तो क्या वो हो सकता है। तो बेस क्लास के अंदर तो एक्चुअली कोई मेक साउंड नाम का प्रोसीजर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कैसे कॉल करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, फोर्सफुली इसको हमने स्टैटिक कास्ट किया कि कंपाइल टाइम पे हमने इसकी कास्टिंग की। बेस क्लास को हमने पहले कन्वर्ट किया डिराइव क्लास के अंदर और फिर हमने मेक साउंड वाला मेथड कॉल किया। तो दोबारा यही वाला मेथड जो है जो इस पर्शियन के अंदर आ चुका था वो एग्जीक्यूट हुआ और हमें दोबारा यही मैसेज नजर आया। तो एक्चुअली यहाँ पर हमने बेस क्लास को फोर्सफुली कन्वर्ट किया, बेस क्लास के पॉइंटर को फोर्सफुली कन्वर्ट किया एक डिराइव क्लास के पॉइंटर के अंदर, और फिर उस पॉइंटर के इनसाइड जाके हमने डिराइव क्लास वाला मेक साउंड का मेथड कॉल कर लिया। तो ये जो कास्टिंग है ये एक्चुअली कंपाइल टाइम पर हो रही है, स्टैटिक कास्टिंग। अब कंपाइलर जो है वो खुद यहाँ पर ए पैट को कन्वर्ट करेगा पर्शियन में और फिर पर्शियन वाला मेक साउंड का मेथड जो है उसको यहाँ पर कॉल करवा देगा। अब आपको कई चीज़ें समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अपने जहन में लाएं कि जब आप जो कंपाइलर टाइम पे अरेज बना रहे थे, स्टैटिक अरेज, उसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हुए उस अरे का साइज़ हार्ड कोड कर देते हैं। यानी आपने अगर इंटीजर की एक अरे बनानी है तो आप इंटीजर के अंदर उसका साइज़ लिख देते हैं कि मुझे इतने साइज़ की अरे चाहिए। कंपाइलर उतने साइज़ की अरे एलोकेट करवा के आपके प्रोग्राम में रख देता है। इसके मुकाबले में अगर हम ये चाहें कि यूज़र हमें रन टाइम के ऊपर जो है वो साइज़ दे अरे का, हम उतनी अरे लें, तो हम उसके लिए फिर न्यू का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे थे और वो एड्रेसेस हम सारे पॉइंटर्स में रखवा रहे थे। तो जिस तरह वहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक का फ़र्क है उसी तरह ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी हम फ़र्क देख रहे हैं कि अगर तो हमारा रन टाइम की बजाय कंपाइल टाइम के ऊपर ही सारा डिसीजन हो रहा है तो कंपाइलर सिंपल इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे डेटा टाइप देखेगा और उसके मुताबिक इनसाइड जाके वो वाला फंक्शन चला देगा। अगर तो इन तीनों क्लासेस के अंदर ये मेक साउंड का फंक्शन मौजूद होता तो कंपाइलर अगर बेस क्लास का पॉइंटर होता तो वो हमेशा बेस क्लास के अंदर मौजूद कोई मेक साउंड वाला फंक्शन कॉल कर लेता। अगर हमारा डिराइव क्लास का है तो वो डिराइव वाले ने अपने इनसाइड डिराइव क्लास वाला फंक्शन जो है वो कॉल करना है। अब हम चाह ये रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कि हमारी एक पूरी की पूरी इनहेरिटेंस हायरार्की जो बनी है उसके अंदर कोई एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जो सब के अंदर सेम है।
अभी जैसे ये मेक साउंड देख लें, अगर फर्ज कर लें यहाँ पर रन की बजाय यहाँ भी मेक साउंड होता, इधर भी मेक साउंड होता, इस क्लास के अंदर भी मेक साउंड होता, तो फिर हम कौन से वाला मेक साउंड कॉल करवाना चाह रहे हैं? तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें ये अलाउ करती है कि डायनामिकली यानी रन टाइम के ऊपर ये डिसाइड होगा कि कौन सी वाली क्लास का जो फंक्शन है वो वाला एग्जीक्यूट हो जब नेम सब के अंदर सेम है। तो इसका एक मेथड तो ये है कि हम स्टैटिकली कास्टिंग कर लें, कि हम अपनी बेस क्लास के पॉइंटर को कास्ट करें इधर एक डिराइव क्लास के पॉइंटर के अंदर, और फिर उससे फर्दर हम कास्टिंग करने के बाद जब हम ये मेक साउंड वाला मेथड कॉल करेंगे तो फिर हमारा एग्जैक्ट मेथड कॉल होगा। इससे एक ज़्यादा बेहतर टेक्निक मौजूद है जिसे हम वर्चुअल मेथड्स कहते हैं या वर्चुअल फंक्शंस कहते हैं। इसकी मदद से हम बड़ा आसानी से पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको रिवाइज करें कि पॉलीमॉर्फिज्म को हमने डिफाइन किस तरह किया था, तो हमने कहा था कि एक सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक मेथड मौजूद है जो इनहेरिटेंस के बाद बाकी तमाम चाइल्ड क्लासेस या डिराइव क्लासेस के अंदर वो आ जाता है। अब डॉग की क्लास उस साउंड वाले मेथड को, अगर हम इसको साउंड कंसीडर कर रहे हैं, तो साउंड वाले मेथड को अपने तरीके से इंप्लीमेंट करता है, कैट वाला अपने तरीके से और डक वाला अपने तरीके से। अब हमने कहा कि बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट कर सकता है अपनी डिराइव क्लासेस की तरफ। अब जब हमने अपने बेस क्लास का एक पॉइंटर लेके हमने इन तीनों डिराइव क्लासेस की तरफ बारी बारी पॉइंट करवाएं और फिर हम साउंड वाला मेथड कॉल करें, तो फिर जो है वो वहाँ फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इन तीनों में से कौन से वाला साउंड, बेस क्लास वाला साउंड, डॉग वाला, कैट वाला या डक वाला। तो अगर हम इस एनिमल के पॉइंटर लेके और साउंड का मेथड कॉल करेंगे, तो अगर तो ये कंपाइल टाइम पे सारा कुछ हो रहा है तो हमेशा एनिमल वाली एक जेनेरिक साउंड जो है वही हमें हमेशा जो रिजल्ट के तौर पे आएगी। ये डॉग वाली जो है ये हमारी नहीं आएगी। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि रन टाइम के ऊपर ये डिसाइड हो कि एनिमल का साउंड एग्जीक्यूट होने की बजाय अगर तो डॉग का ऑब्जेक्ट है तो डॉग का साउंड एग्जीक्यूट हो जाए, अगर तो कैट का साउंड है तो वो वाला साउंड मेथड एग्जीक्यूट हो जाए, या वो डक का है तो डक वाला मेथड जो है वो डक का साउंड वाला मेथड वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब देखें तो हमारी इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर ये एक ही फंक्शन हर जगह मौजूद है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हर जो क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदाज से कर रहा होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने ये देखना है कि हम अपनी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिराइव क्लास की फंक्शनैलिटी कैसे कॉल कर सकते हैं। ये सिंपल इसका आप कह लें कि पॉलीमॉर्फिज्म यही है। तो अब इसी चीज़ को हमने देखा कि जो शेयर्ड फंक्शन है सबके अंदर वो हर क्लास अपने इनसाइड जाके ओवरराइड कर लेती है। यानी हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्लास ए के अंदर प्रिंट मेथड है, क्लास बी के अंदर भी प्रिंट मेथड है और क्लास बी इस प्रिंट वाले मेथड को रीडिफाइन कर रही है, यानी वो अपने अंदाज से इसको डिफाइन कर रही है। और फिर जब हम इसको एक ऐसे मेथड को देते हैं जो प्रिंट ए का जो कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट लेता है बाय रेफरेंस और उसके इनसाइड जाके प्रिंट वाला मेथड कॉल करता है, तो हमेशा इस क्लास ए वाला प्रिंट मेथड ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है स्टैटिक बाइंडिंग की वजह से। इसके मुकाबले में हमने देखा कि अगर हम इस सिंपल बेस क्लास के अंदर इस फंक्शन के शुरू में वर्चुअल का वर्ड लगा दें तो फिर हमारा कंपाइलर जो है वो इसको बाइंड नहीं करता, बल्कि वो रन टाइम एनवायरनमेंट के ऊपर ये बात छोड़ता है कि वो जाके देखे कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट का फंक्शन या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उसका मेथड कॉल करना है। तो अब आप जब देखेंगे तो अब इस प्रिंट ऑल वाले मेथड को जब हम पास तो क्लास यानी बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे होंगे, लेकिन वो देखेगा कि वो ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है। OBJ1 की डेटा टाइप क्लास ए है और OBJ2 की डेटा टाइप क्लास बी है। तो एक दफ़ा अब वो क्लास ए का प्रिंट मेथड कॉल करेगा और एक दफ़ा क्लास बी का मेथड कॉल करेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सिंपल हम ऑब्जेक्ट को देख के यानी ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को देख के हम डिसाइड करते हैं कि इनसाइड में जो शेयर्ड फंक्शन है, जो आइडेंटिकल नाम का फंक्शन है एक्चुअली, वो कौन सी वाली उसकी इंप्लीमेंटेशन को कॉल करवाना है, ऑब्जेक्ट 1 वाली इंप्लीमेंटेशन प्रिंट की या ऑब्जेक्ट 2 की, और इससे अगर आगे भी होते तो हम फर्दर भी देख लेते हैं। तो डायनामिक बाइंडिंग हमें ये अलाउ करती है कि हम रन टाइम पे ऑब्जेक्ट को देखते हुए उसके इनसाइड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करें। और याद रहे कि ये सारा काम रेफरेंसेस या पॉइंटर्स की मदद से हो रहा होता है। तो इन जो पॉलीमॉर्फिज्म की जितनी भी एग्जांपल्स होंगी उन सब के अंदर पॉइंटर्स का कंसेप्ट होगा। अब ये वही बात हमने दोबारा की है कि ये मेक साउंड का मेथड जो है ये इन तीनों क्लासेस के अंदर एक ही नाम से मौजूद है और तीनों इसको अपने अपने अंदाज से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैट वाला अपना मैसेज प्रिंट कर रहा है, कैट वाला अपना मैसेज प्रिंट कर रहा है, पेट वाला अपना मैसेज प्रिंट कर रहा है, डॉग वाला अपना मैसेज प्रिंट कर रहा है। और अब हमने इनके पॉइंटर्स ले लिए क्योंकि हमने कहा कि इनहेरिटेंस तभी काम करती है जब हम पॉइंटर्स के साथ खेलते हैं। तो हमने इन सब की तरफ एक एक पॉइंटर ले लिया है और उसके इनसाइड जाके हमने एक दफ़ा कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको हमने सिंपल पेट के पॉइंटर की तरफ ले को साइन करवाया, फिर एक दफ़ा डॉग का, और फिर हमने बारी बारी इन सब के अलग अलग मेक साउंड के मेथड कॉल किए।
तो एक्चुअली जो आप ये जो चीज़ों को रीडिफाइन कर रहे हैं और फिर पॉइंटर्स की मदद से डायनामिक बाइंडिंग यूज़ करते हुए आप ये डिसाइड करवा रहे हैं कि रन टाइम पे कौन सा मेथड इनमें से यूज़ होना है, ये चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। यानी क्या है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट वन एंड सेम क्लास मे शो मैनी फॉर्म्स नॉट डिफाइंड बाय क्लास इटसेल्फ बट बाय इट्स सब क्लासेस। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो हमारी पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकती है अपने उस एक फंक्शन की मदद से जो कि तमाम डिराइव क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है। हर क्लास ने उसको अपने लिहाज से इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन बेस क्लास जो है उस एक मेथड को कॉल करेगी और कभी उसकी फंक्शनैलिटी किसी एक क्लास जैसी हो जाएगी जो कि उससे ड्राइव हुई है, कभी दूसरी कभी तीसरी। अगर आपको वो पहली एग्जांपल याद हो एनिमल वाली, तो उसके अंदर हमारी बेस क्लास वो एनिमल की क्लास है। अब उसकी डिफरेंट शेप्स हमने बना दी हैं, कभी वो कैट के तौर पे मेक साउंड वाला फंक्शन कॉल करेगी, कभी वो डॉग के तौर पर, कभी वो डक वाले तौर पर। तो यही इनहेरिटेंस करते हुए जब हमने एक तरह का हमने उसमें हायरार्की बना दी है, तो उसके बाद फिर हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए बेस क्लासेस की मदद से हम डिराइव क्लासेस की फंक्शनैलिटी को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अब ये एग्जांपल देखें, इसके अंदर हमने वैसे ही वही पेट वाली एग्जांपल हमारी चल रही है। अब हमने सिंपल जो हमारा शेयर्ड फंक्शन है, जिस आइडेंटिकल फंक्शन है जो सब के अंदर सेम नाम से जा रहा है इनहेरिटेंस के बाद, उसके शुरू में हमने वर्चुअल का वर्ड लगा दिया। अब ये फंक्शन जो है इनहेरिटेंस के बाद तमाम अपनी सब क्लासेस या डिराइव क्लासेस के अंदर वर्चुअल ही कंसीडर होगा। अब इधर हमने वर्चुअल लगाया नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर वर्चुअल ही कंसीडर हो रहा है। इसी तरह इस डॉग के अंदर भी हमने वर्चुअल नहीं लगाया, लेकिन इनहेरिटेंस के नतीजे में यहाँ पे भी वर्चुअल कंसीडर हो रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को वर्चुअल कर दें, किसी फंक्शन को, तो आप उसके अंदर जाकर उसको रीडिफाइन कर सकते हैं अपने उस क्लास के स्पेसिफिक। तो यहाँ पे इन सब तीनों ने अपने अपने लिहाज से मैसेजेस को मॉडिफाई कर लिया। फिर आपने मेन में जाके पॉइंटर्स लिए और इन पॉइंटर्स के इनसाइड अब बेस क्लास के पॉइंटर के आप अंदर आपको क्या साइन करवा रहे हैं, एक डिराइव क्लास का, यानी पेट को हम कैट का कोई ऑब्जेक्ट साइन कर रहे हैं, फिर हम पेट को कोई डॉग का साइन कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि जी अब हम इस बेस क्लास की मदद से हम डिराइव क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अगर तो हमने वर्चुअल लगाया हुआ है, तो अब हमारी जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल करेक्ट जो है वो चलेगी। जैसे अब इस पेट 1 के अंदर कैट का ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो कैट वाला मैसेज प्रिंट होगा। इसी तरह यहाँ पे हमने दोबारा से कैट वाले पॉइंटर की मदद से अलग से मैसेज प्रिंट कराया कि ऊपर वाली और इस दोनों का फ़र्क समझ आए, दोनों एक ही मैसेज प्रिंट करेंगे। फिर हमने एक तीसरा मेथड लिया है कि अगर हम इसी कैट यानी हम अपनी इस डिराइव क्लास को कास्टिंग करें, इसकी हम जो है वो स्टैटिक कास्टिंग करें पेट क्लास के अंदर, फिर मेक साउंड वाला मेथड कॉल करें, तो फिर क्या होगा। तो चूंकि ये मेक साउंड वाला मेथड वर्चुअल है, तो ये फिर भी ये कैट वाली ही फॉर्म जो है वो चलेगी इसकी। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमने पॉइंटर्स लेके उनके अंदर बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हमने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट रखवाए, और अब हम उस बेस क्लास के पॉइंटर की वजह से डिराइव क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर रहे हैं। और ये सारा काम इसीलिए पॉसिबल है कि हमने उस एक फंक्शन की स्टार्ट में वर्चुअल का कीवर्ड लगा दिया। अब हम देखते हैं ए पेट 2 जो है वो एक्चुअली डॉग के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी बेस क्लास का पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा है वो डॉग की तरफ। और अब जब हम उसको कहते हैं कि मेक साउंड कॉल करो, तो मेक साउंड तो इसके अपने अंदर भी मौजूद है और डॉग के अंदर भी मौजूद है, तो कौन से वाला। तो रन टाइम ये डिसाइड करेगा कि जनाब ऑब्जेक्ट तो डॉग का पड़ा हुआ है इस बेस पॉइंटर के अंदर, तो फिर डॉग का ही मेक साउंड कॉल होना चाहिए। फिर हमने अलग से डॉग का भी मेक साउंड खुद ही कॉल किया है फ़र्क दिखाने के लिए, और फिर हमने डॉग के ऑब्जेक्ट को वापस हमने कास्ट किया पेरेंट क्लास की तरफ, यानी पेट क्लास की तरफ। फिर हमने कहा कि क्या अब मेक साउंड का फंक्शन कॉल करें, तो फिर कौन सा जो हमारा वो प्रिंट वाला मैसेज है वो कॉल होता है, तो फिर दोबारा डायनामिक बाइंडिंग की वजह से हमारा डॉग वाला ही मैसेज प्रिंट होगा। आप इस चीज़ को विजुअल स्टूडियो के अंदर चला कर देखें, तो तब आपको समझ आएगी कि एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म और कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली बेस क्लास के पॉइंटर की मदद से डिराइव क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने का एक दूसरा नाम है। और इसमें शर्त यह है कि जो हम फंक्शनैलिटी एक्सेस कर रहे हैं वो नाम सेम होना चाहिए, बेस क्लास में भी और डिराइव क्लास के अंदर। तो ये देखें इसकी एग्जाम जो इसकी आउटपुट है वो पहले 3 दफ़ा कैट वाला मैसेज प्रिंट होगा और फिर 3 दफ़ा डॉग वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो ये जो हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म के एक्चुअली 2 मेथड है। एक तरीका तो ये कि हम कास्टिंग कर लें, लेकिन वो तरीका हमने कहा थोड़ा डेंजरस है, तो इसकी बजाय फिर हमने वर्चुअल मेथड्स की बात की। तो वर्चुअल मेथड जो हैं ये सेफली हमें ये पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करवा देते हैं। अब ये जो हम सारा कुछ देख रहे हैं कि कैसे एक बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को कैसे एक्सेस करता है, तो ये सारा काम जो है ये एक्चुअली
डायनामिक बाइंडिंग की वजह से हो रहा होता है। कंपाइलर इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता। अब हम इसी एग्जांपल की मदद से दोबारा देखते हैं कि ये पेट का एक क्लास हमने बनाई है जिसके अंदर हमने मेक साउंड वाला एक मेथड जो है उसको वर्चुअल कर दिया, और फिर हमने इनहेरिटेंस की है कैट और डॉग, इन दो क्लासेस को हमने इसी पेट क्लास इनहेरिट किया, तो उनके अंदर भी ये सब मेक साउंड वाला फंक्शन आ चुका हुआ है। और ये चूंकि वर्चुअल है इसलिए यहाँ पे रीडिफाइन कर रहे हैं इसको। तो ये रीडेफिनेशन हम वैसे भी कर सकते हैं वर्चुअल के बगैर भी, लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट इनके साथ एक वर्चुअल का जो है वो कीवर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा इनहेरिटेंस के बाद। तो ये एक्चुअली हम इनकी रीडेफिनेशन कर रहे हैं, तो अब हमारा सारा काम कंपाइल टाइम की बजाय डायनामिकली होगा। मेन के अंदर आते हैं, दो पॉइंटर लिए हमने डिराइव क्लासेस के कैट और डॉग, और फिर हमने ए कैट के अंदर एक कैट का ऑब्जेक्ट रखवाया और डॉग के अंदर डॉग का ऑब्जेक्ट रखवाया। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है कि अब हम कैट के अंदर कैट का पॉइंटर जो है वो कैट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और डॉग वाला डॉग की तरफ कर रहा है। अब इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो हमने मेक साउंड को एक्चुअली पेट के कंस्ट्रक्टर के अंदर रख दिया कि वो कंस्ट्रक्ट करते हुए हमें वो वाला मेथड कॉल करके दे दे। अब जब जैसे ही इस कैट का ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा तो वो पहले अपने इस कंस्ट्रक्टर को ये वाला आर्गूमेंट पास करेगा। कैट वाले अपने इनसाइड इस पेट वाले को कॉल करेगा और ये पास कर देगा, तो वो अपने इनसाइड जाके मेक साउंड वाला मेथड जो है उसको कॉल करेगा। अब आप देखें कि ये अब हम इस वक्त बेस क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो बेस क्लास के अंदर होते हुए अब कौन से वाला मेक साउंड जो है वो कॉल होगा, क्या इस पेट क्लास का या इस कैट क्लास का। तो अब आप देखें कि वर्चुअल की वजह से ये जो कीवर्ड हमने वर्चुअल का लगा दिया, तो अब हमारा ये बेस क्लास वाला मेक साउंड जो है ये कॉल होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हमारी जितनी भी बाइंडिंग हो रही है वो उस वक्त जाके हो रही है जब हमारा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन हो रही है उसकी, यानी ऑब्जेक्ट जब बन रहा है। तो अभी हालांकि हम कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हमारा पेट का जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो एक्चुअली उस वक्त बाइंडिंग हो रही है हमारे इस मेक साउंड की, कि वो उस वक्त वो वाला मेक साउंड कॉल करना शुरू हो गया। हालांकि उसको ये वाला मेक साउंड जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो ये वाला कॉल करता, तो फिर उसकी बजाय उसने अपने बाइंडिंग टाइम पे इसको कंसीडर कर लिया। अब हमने एक डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डायनामिकली, तो ये डॉग का जो ऑब्जेक्ट है ये पहले अपने इनसाइड जाके पेट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, पेट के कंस्ट्रक्टर को ये एन का पैरामीटर पास करेगा और साथ ही मेक साउंड वाला मेथड कॉल कर देगा। अब अगर आप सोचेंगे अब कौन सा मेक साउंड कॉल होगा, तो अब हमें पता है कि वर्चुअल का कीवर्ड लगा हुआ है, तो जो वर्चुअल का मतलब ये कि डायनामिकली जोन से ऑब्जेक्ट पे आप इस वक्त होंगे वो वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो अभी हम इस चूँकि इस पेट वाले ऑब्जेक्ट को बना रहे होंगे, तो ये वाला मेक साउंड एक्चुअली इस अपनी क्लास के मेक साउंड वाले मेथड को कॉल कर देगा। अब अगर आप देखें तो बना तो हम ऑब्जेक्ट डॉग कर रहे हैं और उसका जो है वो मेक साउंड कॉल होना चाहिए, लेकिन ये एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि एक्चुअली जो डायनामिक बाइंडिंग है वर्चुअल फंक्शंस की मदद से, इसके अंदर फंक्शन वो वाला डिसाइड होता है जब कॉल होना हो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उस वक्त खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ बन कैट का रहा है लेकिन मेक साउंड कॉल हो रहा है पेट क्लास का, इधर डॉग का मेथड है लेकिन जो हमारा मेक साउंड है वो डॉग की बजाय फिर दोबारा पेट वाला ही फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस एग्जांपल की मदद से हमने देखा कि हमारी जो प्रिंटिंग हो रही है वो बता रही है कि हमारी जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है वो उसी वक्त इस्टेब्लिश होता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी जब किसी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। उससे पहले हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ प्रिंट होगी। अब हम एक और एग्जांपल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि विजुअल मेथड जो है ये ज़रूरी नहीं कि हम क्लास से बाहर ही उनको एग्जीक्यूट करें, यानी मेन के अंदर उनको कॉल करें। इसकी बजाय हम अपनी इस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हुए किसी और एक फंक्शन के अंदर से भी इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे आप यही पिछली एग्जांपल को ही देखें कि इसमें पेट क्लास के अंदर हमने मेक साउंड का मेथड विजुअल बनाया है, अब हमने एक और वेकअप का मेथड इसके अंदर लिखा है जो इस मेक साउंड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये मेक साउंड जो है रन टाइम के ऊपर कौन सी वाली क्लास का कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको वर्चुअल डिफाइन किया हुआ है। एक कैट की क्लास हम बनाते हैं जो कि इससे पब्लिकली इनहेरिट होती है, उसके इनसाइड भी हमने एक मेक साउंड का फंक्शन इसको रीइम्प्लीमेंट किया है और उसके अंदर की वेकअप वाला भी आ चुका है। फिर हम एक डॉग का बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं। अब हम एक डॉग क्लास बनाते हैं जिसको पब्लिकली पेट से इनहेरिट करते हैं। इसके इनसाइड भी हमने मेक साउंड को रीडिफाइन किया है और इसके अंदर भी वो वेकअप जो है वो फंक्शन मौजूद है इनहेरिटेंस के नतीजे में। मेन के अंदर आके देखें तो हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं कैट और डॉग क्लासेस के। कैट के अंदर हम कैट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम उस कैट के ऑब्जेक्ट से वेकअप वाला फंक्शन कॉल करते हैं। अब अगर आपको याद हो कि वेकअप वाला फंक्शन जो है वो पेट के अंदर डिफाइन है और वो मेक साउंड का मेथड कॉल करता है। इनहेरिटेंस के नतीजे में ये इस क्लास के अंदर भी आ चुका हुआ है और डॉग के भी अंदर आ चुका है।
तो अब जब हम कैट के इनसाइड जाके वेकअप वाला मेथड कॉल कर रहे हैं तो वो मेक साउंड को अपने अंदर कॉल कर रहा है। मेक साउंड जो है वो अब कैट के अंदर भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है और इस पेट के अंदर भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसलिए हमें कैट का मैसेज ये प्रिंट नज़र आएगा। इसी तरह जब हम डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डॉग का वेकअप चूँकि इनहेरिटेंस के बाद डॉग के अंदर भी वो इनहेरिटेंस से नतीजे में वेकअप वाला आ चुका होगा, तो इसलिए फिर इसमें जो मेक साउंड है वो इसी का ऑब्जेक्ट वाला कॉल हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर डॉग का मैसेज प्रिंट नज़र आएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये दोनों चूँकि फंक्शन विजुअल हमने डिक्लेयर किए हुए हैं बेस क्लास के अंदर, मेक साउंड वाला ये यहाँ पर मैं विजुअल किया, तो यहाँ पे आके ये डायनामिकली डिसाइड होगा कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका मेक साउंड कॉल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी क्लासेस के अंदर पॉइंटर्स वेरिएबल मौजूद हैं जो कि डायनामिकली मेमोरी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको वो मेमोरी डिलीट ऑपरेटर की मदद से वापस करनी है और ये सारा काम डिस्ट्रक्टर्स के अंदर हो रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर कुछ इस तरह की एग्जांपल आ जाए कि इनहेरिटेंस के नतीजे में हमारे पास एक क्लास के अंदर एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो कोई डायनामिक अरे ले रहा है, इनहेरिटेंस के बाद वही जो है वो पास हो जाता है डिराइव क्लासेस के अंदर और डिराइव क्लासेस अपने पॉइंटर्स भी रख लेती हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स भी बनाती चली जाती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी। अब जब हम ये पॉलीमॉर्फिज्म करने की कोशिश करेंगे ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब हमारी बेस क्लास का एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा डिराइव क्लास की तरफ, तो फिर जब हम डिस्ट्रक्शन वाली साइड फेज पे पहुंचेंगे तो वहाँ हमारे लिए कुछ मसाइल आ सकते हैं। उनमें से सबसे एक एग्जांपल जो है वो ये है, इफ़ ए डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट इज पास्ड टू ए फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द बेस क्लास टाइप, डिस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास एग्जीक्यूट्स। कि यानी अगर हम अपना एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट पास करें और वो जो है वो किसी ऐसे पैरामीटर के अंदर जा रहा है जहाँ पे हमने बेस क्लास का जो पैरामीटर है वो डिफाइन किया हुआ है, तो जब डिस्ट्रक्शन होगी तो हमेशा बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, वो सिर्फ उतनी ही मेमोरी जो है उसको रिजॉल्व करेगा या वापस करेगा जितनी बेस क्लास ने ली हुई थी, और जो मेमोरी सारी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट ने ली हुई थी वो वापस नहीं होती, जो कि फिर मसाइल का बायस बनती है। तो इसका फिर सोल्यूशन यही है कि बेस क्लास के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर के साथ साथ डिस्ट्रक्टर भी लिख रहे हैं तो उसको डिस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल रख दें। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक क्लास ए मौजूद है जिसके अंदर एक फंक्शन 1 है, एक फंक्शन 2 है जो कि हमने वर्चुअल डिफाइन किया, और एक हमारा डिस्ट्रक्टर है। अब क्लास बी इसको पब्लिकली इनहेरिट करती है और फंक्शन 1 को जो है ये अब यहाँ पर उसने वर्चुअल रख दिया है और फंक्शन 2 को ये री इम्प्लीमेंट कर रही है और अपना डिस्ट्रक्टर दे देती है। मेन के अंदर जाके हम पहले ए क्लास का पॉइंटर लेते हैं, उसके अंदर हम एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर हम उस बेस क्लास के पॉइंटर की वजह से ड्राइव क्लास की फंक्शनैलिटी को कॉल करते हैं और फिर हम इस पॉइंटर को डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आएगी। जैसे ही हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे पी एरो ऑपरेटर फंक्शन 1, तो फिर हमारे पास फंक्शन 1 ऑफ क्लास ए एग्जीक्यूट होगा। पी ऑफ फंक्शन 2 करेंगे तो फिर हमारे पास फंक्शन 2 ऑफ क्लास बी एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी वजह आप जान सकते हैं कि इसके अंदर क्लास ए के अंदर चूँकि फंक्शन 1 है ये वर्चुअल डिक्लेयर नहीं है, तो अब जब भी कॉल करेंगे इस पॉइंटर की मदद से तो वो हमेशा अपने इनसाइड जाके फंक्शन 1 तलाश करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन फंक्शन 2 को देखें तो वो हमने इसके अंदर बेस क्लास के अंदर वर्चुअल डिफाइन कर दिया हुआ है। तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो रन टाइम पे डिसाइड होगा कि क्लास ए का फंक्शन 2 कॉल होना है या क्लास बी का। तो चूँकि हमने ऑब्जेक्ट बी का बना के रखा हुआ है तो फिर डेफिनेटली पॉलीमॉर्फिज्म के नतीजे में फंक्शन 2 जो है वो क्लास बी का जो है ये मेथड प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखें कि अब जब आपने जो है इसको पी को डिलीट किया है, यानी इस बी को हमने वापस किया है सिस्टम को, तो बी का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। लेकिन आप देखिए कि क्या वाकई बी का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? नहीं, क्लास ई का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये C++ का रूल है कि जब भी हम कोई इस तरह का काम कर रहे होंगे और जब पॉइंटर डिलीट होगा तो फिर हमारा जो डिराइव क्लास की बजाय पहले जो है वो कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो हमारा बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होकर अपनी जगह पे जो रिजर्व की हुई थी उसको वापस कर देगा। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी क्लास बी के अंदर भी अगर हमने कोई मेमोरी ली होती, जो कि अभी तो हमने नहीं ली, लेकिन अगर हमने ली होती तो फिर वो हमारे लिए इशू का बायस बनता। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जिसके अंदर हमने डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल कर दिया है। बाकी हमारा बिल्कुल कोड वैसे ही है। अब हम देखते हैं कि अब डिलीट पी करने के ऊपर क्या सीक्वेंस होगा। ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 की प्रिंटिंग बिल्कुल पहले ही एग्जांपल की तरह है, लेकिन अब देखिए कि डिलीट पी करने पे हमारे पास पहले बी का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और फिर ए का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ये वो सीक्वेंस है जो कि हम चाहते हैं। तो हमने देखा कि हमने डिस्ट्रक्टर के साथ भी वर्चुअल का इजाफा करना है, और कहाँ पे, जहाँ पे हमारी बेस क्लास के अंदर पहली दफ़ा हम अपना डिस्ट्रक्टर लिख रहे होंगे।
अब यहाँ पे भी एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होगी कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि आप किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और उस वाला डिस्ट्रक्टर आप कॉल करेंगे। तो इस पॉलीमॉर्फिज्म के नतीजे में ये जो P है ये एक्चुअली B को पॉइंट कर रहा है, तो पहले इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और फिर इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो हमें ये सीक्वेंस नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि इस एग्जांपल को थोड़ा और कम्प्लेक्स करते हैं और इसको समझते हैं। हमारे पास क्लास A मौजूद है, इसके अंदर हमने अपना डिस्ट्रक्टर जो है उसको वर्चुअल नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ फंक्शन 2 जो है इसको वर्चुअल किया। क्लास B पब्लिकली इनहेरिट करती है और वो फंक्शन 1 को भी जो है वो वर्चुअल कर देती है। फंक्शन 2 ऑलरेडी वर्चुअल है, फंक्शन 1 को इसने वर्चुअल कर दिया है। अब C क्लास के ऊपर आते हैं। अब C क्लास में इसने अपने तीसरे फंक्शन को भी जो है वो वर्चुअल कर दिया, यानी पहले दो जो है वो इनहेरिटेंस के नतीजे में ऑलरेडी वर्चुअल हैं, लेकिन साथ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो वर्चुअल ही हैं इनहेरिटेंस के नतीजे में। अब तीसरा मेथड जो है वो इस क्लास C ने वर्चुअल कर दिया है। अब हम एक और इन तमाम क्लासेस से आउटसाइड आके हम अपना एक फंक्शन और आउट फन लिखते हैं जो कि क्लास B का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है ये एज ए पैरामीटर ले रहा है, यानी इस क्लास B का ये वाली क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो एज ए रेफरेंस ले रहा है। अब वो अपने ऑब्जेक्ट के इनसाइड जाके एक दफ़ा फंक्शन 1 को कॉल करता है, एक दफ़ा फंक्शन 2 को कॉल करता है और एक दफ़ा फंक्शन 3 को कॉल करता है, यानी वो इसके इनसाइड तीनों फंक्शन जो है उनको बारी बारी कॉल करेगा। अब हम देखेंगे कि जो हमने डिफरेंट तरतीब से वर्चुअल फंक्शन लिखे हैं कि क्लास A के अंदर सिर्फ फंक्शन 2 जो है वो वर्चुअल है, क्लास B के अंदर फंक्शन 1 और 2 दोनों वर्चुअल हैं और क्लास C के अंदर ये तीनों फंक्शन वर्चुअल हैं। इसके नतीजे में अगर हम बारी बारी एक दफ़ा C का इसको ऑब्जेक्ट पास करें तो फिर क्या होगा, यानी अपनी सबसे जो इनर मोस्ट क्लास है इस इनहेरिटेंस हायरार्की की सबसे डीप क्लास, उसको अगर उसका ऑब्जेक्ट पास कर दें, जो कि हम पास कर सकते हैं बाय रूल, तो फिर अगर हम इनको बारी बारी कॉल करें तो कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। मेन के अंदर आके हमने क्लास C का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आउट फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट C पास कर दिया। तो अब हमें पता है कि C की बेस क्लास जो है वो B है, तो बेस क्लास को हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, अब उस दौरान ये तीनों की प्रिंटिंग हो चुकी होगी। उसके बाद हम क्लास B का एक पॉइंटर लेते हैं और उसके अंदर हम C का एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखवा देते हैं, यानी अब हम बेस क्लास से डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट पॉइंट करवा रहे हैं और आखिर में हम इस P को डिलीट कर देते हैं। अब हम 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन इसकी एग्जीक्यूशन को ट्रेस करते हैं। जैसे ही हमारा C ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको जब हम पास करेंगे आउट फंक्शन को, तो फिर हमारे पास डॉट फंक्शन 1, डॉट फंक्शन 2, डॉट फंक्शन 3, ये तीन फंक्शन कॉल के नतीजे में कुछ ना कुछ प्रिंट होना है। अब देखते हैं कौन से वाले मेथड का प्रिंट होता है। C क्लास है, फंक्शन 1 जो है वो C क्लास का कॉल हुआ है, फंक्शन 2 भी C क्लास का कॉल हुआ है, लेकिन फंक्शन 3 जो है वो B क्लास का कॉल हो गया। इसको देखते हैं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जो आउट फन है ये फंक्शन इसको एज ए B के तौर पे ट्रीट कर रहा है, यानी ये समझ रहा है कि इसको क्लास B का पैरामीटर मिला है, लेकिन हमने एक्चुअली इसको C का पैरामीटर भेजा है। तो अब ये इसको B कंसीडर करते हुए देखेगा कि B के इनसाइड फंक्शन 1, तो B के इनसाइड फंक्शन 1 चूँकि वर्चुअल है, तो वो देखेगा कि क्या वो ये वाला फंक्शन 1 कॉल करे या C क्लास का फंक्शन 1 कॉल करे, क्योंकि दोनों वर्चुअल हैं। तो हमने देखा कि रन टाइम के ऊपर बाइंडिंग जो है वो एक्चुअली उस वक्त क्रिएट होती है जब वो देखता है कि कौन सा असल में ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये आप तो कि हमने इसको एज B के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन में तो हमने इसको C के तौर पे बनाया है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के नतीजे में ये फंक्शन 1 जो है वो एक्चुअली C क्लास का ही एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह फंक्शन 2 जो है उसकी बात करें तो वो भी चूँकि वर्चुअल आ रहा है ऊपर से, यानी क्लास B ने उसको वर्चुअल कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि इनहेरिटेंस के नतीजे में क्लास A से वो यहाँ पे आया, तो वो क्लास B के अंदर वो वर्चुअल ही कंसीडर हो रहा है। तो इस फंक्शन 2 की भी जो एग्जीक्यूशन है वो पॉलीमॉर्फिक होगी। तो पॉलीमॉर्फिकली वो देखेगा कि ऑब्जेक्ट तो क्लास B का है जो इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मेन के अंदर तो ये क्लास C का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो दोबारा फंक्शन 2 ऑफ C क्लास ये प्रिंट कर देगा। फिर आके अपने इनसाइड दिखेगा कि फंक्शन 3 की प्रिंटिंग करनी है, तो क्लास B के अंदर अगर आप आएँ तो फंक्शन 3 जो है वो भी सिंपल है, उसको भी आपने यहाँ पे वर्चुअल डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये क्लास B के तौर पे इसको ले रहा है, इस ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे को जो फंक्शन है ये क्लास B के ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रहा है। तो फंक्शन 1 और 2 जो है ये तो पॉलीमॉर्फिक हैं वर्चुअल फंक्शन होने की वजह से, तो इनकी जो बाइंडिंग है वो डिले होगी और उस वक्त होगी जब एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो मेन के अंदर C क्लास का है
और फिर इसको पास किया गया है, तो इसलिए वो बाइंडिंग उन दोनों फंक्शंस की सी क्लास के साथ है, तो वो सी क्लास के एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन ये जो फंक्शन 3 है ये एक्चुअली क्लास बी के इनसाइड वैसे ही डिफाइन किया गया, ये कोई वर्चुअल नहीं है, तो फिर वो डायनामिक बाइंडिंग के नतीजे में यहाँ पे आएगा, तो डायनामिक बाइंडिंग तो हो ही नहीं रही, वो वर्चुअल फंक्शन है ही नहीं, तो फिर वो एज इट इज़ इस फंक्शन 3 जो क्लास बी का है इसकी प्रिंटिंग कर देता है। तो इस वजह से पहले दो वर्चुअल फंक्शन होने की वजह से हमें सी की प्रिंटिंग नज़र आती है, और उसके बाद फिर इस फंक्शन 3 की हमें क्लास बी के अंदर प्रिंटिंग नज़र आती है। इसी को देखिए, अब हम ज़रा इसको दोबारा देखते हैं कि क्लास ए के अंदर सिर्फ फंक्शन 2 जो है वो वर्चुअल है, क्लास बी के अंदर फंक्शन 1 और 2 जो है ये वर्चुअल है, फंक्शन 3 वर्चुअल नहीं है, और क्लास सी के अंदर तीनों फंक्शन वर्चुअल हो चुके हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि ये इनके सीक्वेंस की जो प्रिंटिंग हो रही है इन तीनों की ये समझ आ चुकी होगी कि क्लास सी के अंदर ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 ये दोनों वर्चुअल हैं, फंक्शन 3 भी उसमें वर्चुअल है, लेकिन क्लास बी का अंदर ये वर्चुअल नहीं है, और इस फंक्शन के अंदर हम इस क्लास बी के तौर पे इसको ले रहे हैं, हालांकि ये मेन के अंदर क्लास सी का ऑब्जेक्ट के तौर पे डिफाइन किया गया। अब जब हमने एक और बेस क्लास का पॉइंटर लेके उसके अंदर सी को बनाया और फिर हमने डिलीट पी किया, तो अब ज़रा सीक्वेंस देखिए कि पहले सबसे पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ए का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो हमने वर्चुअल नहीं लगाया हुआ, सबसे पहले बेस क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो डिलीट होता है। अब अगर हमने इस लाइन की तरफ आए कि हमने एक बी क्लास का एक पॉइंटर लिया है और उसके अंदर हमने सी ऑब्जेक्ट जो है यानी एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इस बेस क्लास के अंदर हमने असाइन करवा दिया है, हम ये कर सकते हैं। फिर हमने अगली लाइन में इसको डिलीट कर दिया है, यानी हमने इस पी पॉइंटर के इनसाइड इस सी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन डिस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस से कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर सबसे पहले बी क्लास का ही कॉल होगा, यानी जो बेस क्लास है उसी का कॉल होता है, फिर ए का कॉल होगा, फिर सी का कॉल होगा, फिर बी का कॉल होगा, फिर ए का कॉल होगा। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जब हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो अपने इनसाइड पहले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, वो बी क्लास का पहले अपने इनसाइड ए क्लास का कंस्ट्रक्टर करता है, फिर ए क्लास का कंस्ट्रक्टर जाके अपने इनसाइड एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस की हायरार्की बनी हुई है। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा इस तरतीब से कॉल होंगे कि सबसे पहले जो सबसे लोएस्ट क्लास है इस ट्री के अंदर सी, उसका कॉल हो जाएगा, फिर उससे अपवर्ड का, फिर उससे अपवर्ड का, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो हैं वो इसके उल्ट तरतीब से कॉल होते हैं। अब चूंकि हमारा बेस क्लास जो है वो बी है इस पॉइंटर की, तो सबसे पहले वो डिस्ट्रक्टर बी का कॉल करेगा, जब बी का कॉल होगा तो वो अपने इनसाइड जाके देखेगा कि मैं किसी और क्लास से इनहेरिट हुआ हूँ, तो वो ए का डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा। अब जब वो कॉल करके वापस आएगा तो फिर उसको पता लगेगा कि ये सी क्लास का भी डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना है, सी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा, वो अपने इनसाइड बी क्लास का कॉल करेगा, वो अपने इनसाइड ए क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। ये तरतीब थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगती है, लेकिन इससे बचने के लिए फिर हम अगर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स लगा दें तो फिर हमारे सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। तो हम बेस क्लास के अंदर अपने डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल कर देंगे और फिर हमारा कंपाइलर खुद ब खुद डायनामिकली देख लेगा कि उसने कौन से वाला डिस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब अगर हमारी बेस क्लास के अंदर कोई एक वर्चुअल फंक्शन आ गया है तो फिर बेहतर है कि हम अपनी उस बेस क्लास के अंदर एक डिस्ट्रक्टर बनाएं, वो भी हम वर्चुअल कर दें। तो ये वो पिछली एग्जांपल है जिसके अंदर हम पहले ये इस तरतीब से डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे। आप देखते हैं कि अब हमने जब अपने इस डिस्ट्रक्टर को बेस क्लास के अंदर वर्चुअल कर दिया है, क्योंकि हमारी इस बेस क्लास में कोई एक और ऐसा फंक्शन मौजूद है जो वर्चुअल है, तो फिर हम अपने डिस्ट्रक्टर को भी वर्चुअल कर रहे हैं और इसका इफेक्ट अब देखते हैं। तो अब आप देखिए कि डिस्ट्रक्टर किस तरतीब से कॉल होना है, पहले सी का डिस्ट्रक्टर, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। तो इस तरह से हमने अपनी उस तरतीब को एक्चुअली सही कर लिया है इस वर्चुअल का कीवर्ड लगाने से।